सीखिए। देखिए बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूं, इतना सरल और इतना अच्छा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप देखते हुए साथ में हमारे साथ नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए एसी सर्किट में अनुनाद, सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक देखते हैं एसी सर्किट में अनुनाद के बारे में, कहने का मतलब रिजोनेंस इन एसी सर्किट। देखिए किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ में जब संपूर्ण प्रतिघात, ठीक है, संपूर्ण प्रतिघात को अगर हम हिंदी में बोले भाई तो रिएक्टेंस, यदि किसी विद्युत परिपथ में संपूर्ण एसी का केस होगा तभी प्रतिघात आएगा यानी रिएक्टेंस आएगा। जब यही प्रतिघात का मान पूरा शून्य हो जाता है तब परिपथ में, कहने का मतलब गाइस इस कंडीशन में क्या होगा, जो सर्किट में विद्युत सप्लाई, कहने का मतलब जब ये प्रतिघात शून्य हो जाएगा तो परिपथ की जो विद्युत सप्लाई अनुनाद की स्थिति यानी रिजोनेंस की स्थिति प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न होती है। इस स्थिति में परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है, कहने का मतलब जो सर्किट है उसका पावर फैक्टर है वो क्या हो जाता है, वो इकाई हो जाता है। देखो कितना आसान परिभाषा थी कि भाई जो आपकी सप्लाई है प्रतिघात का मान शून्य हुआ, उसमें परिपथ में क्या होगा, अनुनाद उत्पन्न हुआ। इस स्थिति में पावर फैक्टर इकाई यानी यूनिटी हो जाता है और धारा और वोल्टेज जो होते हैं वो अपने अधिकतम मान कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करते हैं इस कंडीशन में। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तो सिर्फ आपने अनुनाद यानी रिजोनेंस के बारे में जाना था, अब आप जान लीजिए रिजोनेंस एसी सीरीज सर्किट में कैसे होता है। इंपॉर्टेंट हमने बनाकर भी रखा है क्योंकि ये पिछली साल आया था तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो देखिए रिजोनेंस इन सीरीज सर्किट, यहाँ पे रेजिस्टेंस R लगा है, इंडक्टर L लगा है, कैपेसिटर C लगा है। देखिए रेजिस्टेंस इंडक्टर में होने वाला वोल्टेज XL XC, ठीक है, इसमें XL XC से इसको शो करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप VR IR इस तरह के होता है, IXL होगा, IXC होगा, यहाँ IR होगा। तो देखिए इसका जो समीकरण है V = VM sin ω t हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पे वेक्टर डायग्राम बना के, फेजर डायग्राम नहीं है, वेक्टर डायग्राम है यानी सदिश आरेख दिखाया गया है, जहाँ पे आपको करंट को रेफरेंस के रूप में माना है। तो आपको पता होगा प्योर रेजिस्टेंस के केसेस में करंट और इसका जो केस होता है सेम फेज में होते हैं। यहाँ से 90 डिग्री लीडिंग फॉर्म में होता है VL यानी इंडक्टर में होने वाला ड्रॉप, IXL हो जाएगा, VC जो होगा IXC। इस तरीके से इसको A और B हम लोग मान लेंगे, ठीक है, चित्र A चित्र B, इस तरीके से सिंपल सी बात थी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए हम लोग इसके बारे में एक एक करके समझते चलते हैं, भाई इसमें जो है तो इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या होता है और एक काम कैसे करता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए चित्र में एक RLC सीरीज सर्किट को दिखाया गया है। चित्र में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक RLC सीरीज सर्किट दिखाया गया है तथा इस परिपथ में विद्युत अनुनाद की स्थिति यानी इलेक्ट्रिक रिजोनेंस की स्थिति उत्पन्न होगी। कब उत्पन्न होगी, जब परिपथ का यानी सर्किट का संपूर्ण प्रतिघात टोटल रिएक्टेंस जो होगा वो 0 हो जाता है, वो नहीं है 0 है, इसका ध्यान रहे, शून्य हो जाता है। अतः अनुनाद की स्थिति में प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टेंस रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का मान संधारित्री प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर हो जाता है। अगर इस कंडीशन में होगा, जब अनुनाद होगा भाई, तो इसका सम XL XC के बराबर हो जाएगा। तथा जिस आवृत्ति पर यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर यह अनुनाद होता है यानी यह रिजोनेंस उत्पन्न होता है उसे अनुनाद आवृत्ति कहने का मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR कहते हैं। अतः हम बोल सकते हैं गाइस कि अनुनाद के केसेस में हम XL - XC लिखते थे, XL - XC = 0 हो जाएगा, तो हम XL = XC बोल सकते हैं। अब आप देखिए XL = ω L होता था तो हम 2π FL लिखते थे, लेकिन R इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। एवं अगर हम बात करें XC की तो XC गाइस हमारा क्या दिखाएगा, 1/ωc को शो करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1/2π FRC, FR यहाँ पर क्या है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR यहाँ पे दिखाया गया है। चूंकि देखिए इसलिए एट रिजोनेंस, इस बिंदु पर रिजोनेंस देखिए XL = XC था, तो दोनों की हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू रख देंगे। तो देखो यार हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ XL = XC था तो XL और XC की वैल्यू पता थी तो हमने दोनों की वैल्यू रख दी। देखो
2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर है और यल है। तो हमने क्या किया भाई कि इस एफ आर को इधर लेके चले आए और तो एफ आर स्क्वायर बन गया और 2 पाई यल को हमने नीचे ला दिया तो 4 पाई स्क्वायर यल सी हो गया। देख सकते हो कि एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब देखिए 1/2 पाई कैसे, क्योंकि 4 का अंडर रूट करोगे 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का अंडर रूट 2 करोगे पाई हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों बाहर आ जाएंगे तो यल सी कुछ नहीं इसके पावर है, इसलिए अंडर रूट में रह जाएगा। कहने का मतलब जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट में यल सी हो जाएगी। ठीक है, हर्ज इसका मात्रक भी लिखना, हर्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्ज आपका फ्रीक्वेंसी का मतलब हर्ज ही होता है। अब देखिए अनुनाद के केसेस में, अब देखिए इतने जब फार्मूले आ गए भाई तो अनुनाद पर, चूंकि अनुनाद पर रिजोनेंस पर x बराबर 0, अब देखिए x बराबर 0 हो गया तो z इज इक्वल टू, इसलिए z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में गाइस जब आपका x आपका 0 हो गया तो आप देखिए ये 0 हो गया तो अंडर रूट x आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर ना भाई, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो आपको अंडर रूट दिख रही है, अंडर रूट स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तो आपके टोटली जो मिलने वाले हैं वो z इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। और अगर हम बात करें करंट की, जो हमारी करंट है, धारा है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई जेड हो जाएगा, तो वी बाई आर हो जाएगा जो कि मैक्सिमम करंट होगी। I इज इक्वल टू वी बाई, यहाँ पे करंट अगर बात करें रेजोनेंस के समय वी बाई आर मैक्सिमम करंट होगी। अब देखिए जब वोल्टेज भी पता हो गया, करंट सब कुछ पता है, तो हम पावर फैक्टर पर चलते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर एवं पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा था, जब प्रतिघात शून्य होगा, टोटली प्रतिघात जो रिएक्टेंस शून्य होगा, तो हमने कहा था कि जो उसका पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाता है। वो यूनिटी कैसे हुआ वो दिखाया जा रहा है आपको। cos फाई प्रतिरोध अपान प्रतिबाधा होता है r बाई जेड, तो देखिए z किसके r के बराबर, दोनों सेम हो गए इसलिए 1 आ गया। तो आपको पता चल गया cos फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका पावर फैक्टर था यहाँ पे cos फाई वो यूनिटी हो जाता है। अब देखिए अनुनाद की विभिन्न केसेस उत्पन्न होते हैं, विभिन्न केसेस आते हैं, इन केसेस में कुछ बातें हैं, इनको आइए हम लोग एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। जैसे अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, सबसे फर्स्ट में परिपथ का जो कुल प्रतिघात है वो शून्य हो जाता है, यानी कुल रिएक्टेंस जो है प्रतिघात यानी रिएक्टेंस वो क्या होता है भाई शून्य हो जाता है, अर्थात XL बराबर XC हो जाता है। तथा जिस आवृत्ति पर यह अनुनाद होता है उसे अनुनादी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस कहते हैं। हमने बताया भी, देखो फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस कहते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस तरह बोल सकते हो, इस तरह कहते हैं। अब देखिए और केसेस में क्या होते हैं, सेकंड केस में ये होता है कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ यानी सर्किट, अनुनाद के केसेस में परिपथ की जो प्रतिबाधा है यानी प्रतिबाधा क्या बोलते हैं भाई, इंपीडेंस, इंपीडेंस जो आपकी जेड है वो प्रतिरोध आर के बराबर हो जाती है। फलस्वरूप जो करंट और वोल्टेज हैं वो अपने क्या होते हैं, परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जो आपकी करंट है वो सर्किट में अधिकतम फ्लो होती है। नेक्स्ट हम लोग तीसरे पर बढ़ते हैं। तीसरी पॉइंट इस स्थिति में क्या होता है, अनुनाद पर परिपथ का शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर जो है शक्ति गुणक इकाई हो जाता है एवं परिपथ एक डीसी सर्किट की भांति काम करने लगता है। अगर किसी परिपथ का रिएक्टेंस जो है वो शून्य हो जाए प्रतिघात, तो उसमें भाई आपका रिजोनेंस वाला हो जाएगा। तो रिजोनेंस हुआ इस केस में वह एक डीसी सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आती है, चौथी पॉइंट, देखिए जितनी भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं और से नहीं लिखी गई, जो आपने अभी तक इक्वेशंस देखे हैं उसी इक्वेशंस की मदद से मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अनुनाद की स्थिति में यानी अनुनाद के केसेस में धारा तथा वोल्टेज के बीच कोई कलांतर नहीं होता, कोई फेज नहीं होता। ठीक है, कोई एंगल उसमें नहीं होते, अर्थात दोनों एक ही कलम होगा। इस वजह से आपका यूनिटी पावर फैक्टर बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपनी टॉपिक स्टडी की तरफ। तो आपका आता 5 नंबर पॉइंट जो कि इसी से बना हुआ है। रिजोनेंस कहने का मतलब अनुनाद पर जो धारा का मान होता है, रिजोनेंस पर जो धारा का मान होता है अधिकतम होने के कारण से संधारित्र तथा प्रेरकत्व के एक क्रॉस, हिंदी में हमने लिख दिया है एक क्रॉस मतलब उसके समांतर वोल्टेज का मान सप्लाई वोल्टेज से भी अधिक हो जाता है, इसलिए इसे आवर्धन, ठीक है, वोल्टता आवर्धन अनुनाद भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम सप्लाई में देते हैं भाई उसके क्रॉस यहाँ पे ज्यादा हमको प्राप्त होने लगता है, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंस है वो हमारा शून्य हो चुका है।
नेक्स्ट एक पॉइंट और रह गई है। एक पॉइंट में ये है कि भाई जो परिपथ है आपका, ठीक है, यदि परिपथ में हम प्रतिरोध को हटा दें, ठीक है, अगर हम इस कंडीशन में मतलब हमारा रिएक्टेंस 0 हो जाए और हम प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध जो हमारा R है उसको मैं 0 कर दूं, तो जो हमारी सर्किट है एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगती है, ठीक है, व्यवहार भांति कार्य करने लगेगा। इसलिए हम इसे स्वीकार्य परिपथ, स्वीकार्य परिपथ का मतलब एक्सेप्टर सर्किट, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्टर हो गया, ठीक है, स्वीकार्य है तो मतलब एक्सेप्टर सर्किट हम बोल सकते हैं। देखिए अभी तक जो आपने देखा है उसमें आपने क्या सीखा कि श्रेणी परिपथ में अनुनाद यानी रिजोनेंस इन सीरीज सर्किट्स में देखा है, लेकिन अगली जो हमारी टॉपिक्स थी वो क्यू फैक्टर थी एंड धारा इसके बीच में ग्राफ था। तो अब हम लोग देखते हैं क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर क्या होते हैं। देखिए जो क्यू फैक्टर है आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बोले जनरल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से होंगे, ठीक है, नाम वैसा ही, क्वालिटी फैक्टर वहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा। आवर्धन गुणांक बोलते हैं, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल या सी के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, जो आपका रेजिस्टेंस या इंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपान में सप्लाई वोल्टेज के अनुपात को क्यू फैक्टर कहते हैं। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू आई एक्सएल, देखिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई एक्सएल या आई एक्सी होगा और यहाँ पे आई जेड हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, एक्सएल अपान जेड बच जाएगा। अब देखिए एक्सएल अपान आर भी लिख सकते हैं, ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं चूंकि गाइस जेड इज इक्वल टू आर के बराबर था तो हम आर ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये करेंगे भाई कि जो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता था, तो रिजोनेंस का केस है तो रिजोनेंस के केस में हम एफ आर फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एल 2 पाई एफ आर एल हो जाएगा और बटे में आर हो जाएगा। आप देखिए क्यू फैक्टर, अब यानी क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करें बट हम थोड़ा सा इंप्रूवमेशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं देखिए इस चीज को क्या कर दिया गया, ज्यादा कुछ नहीं किया गया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, कुछ गुणा कर दिया गया, कुछ भाग कर दिया गया, जिस वजह से ये चीज आपकी बन के आ गई। ये चीज गाइस आपकी क्या हुई, बन के आगे बटे में आर हो गया। हमने भी आगे कुछ नहीं किया, बस कुछ किया क्या कि जो देखो यल बन रहा था, ये ऊपर आपका यल बन रहा था, देखो इस तरीके से नीचे में आर एल सी हो जाएगा, अंडर रूट में आर एल सी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बटे में है, देखो 2 पाई से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये देख सकते हो 2 पाई इस तरीके से आपका यहाँ पे कैंसिल, देखो 2 पाई था, यल को यल था, हम एफ आर जो फ्रिक्वेंसी थी 1/2 पाई अंडर रूट ए लिख दिया, क्योंकि एफ आर इज इक्वल टू, देखो हमने दिखाया भी था भाई एफ आर इज इक्वल टू यही तो होता था जो आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, तो हमने रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी थी। अब देखो भाई साहब वैल्यू जैसे हमने रख दी तो आपका 2 पाई जो है 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ऊपर यल है ऊपर यल रहेगा, लेकिन 1 अपान में अंडर रूट यल सी था तो ये नीचे से चले आएंगे और यहाँ पर आर हो जाएगा। इस तरीके से आपका यह क्यू फैक्टर का सूत्र आ जाएगा, यानी क्यू फैक्टर का फार्मूला आ जाएगा। आइए क्यू फैक्टर इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्यू फैक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/r अंडर रूट में यल बाई सी लिख सकते हैं। गाइस हम कैसे लिख सकते हैं आप देखिए समझिए, देखिए ये भी यल है और ये अंडर रूट में है, तो क्या मैं इसको 2 बार अंडर रूट में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। जब मैं इतना लिख सकता हूं तो मैं इसको दोनों में अंडर रूट करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस चीज को मैं लिख दूंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगली आपको क्या मिलेंगे कि क्वालिटी फैक्टर द्वारा अनुनादी परिपथ, ध्यान देना, क्वालिटी फैक्टर के द्वारा रिजोनेंस सर्किट में यह पता चलता है कि वोल्टेज का आवर्धन कितना हुआ, मतलब वोल्टेज कितना लीड ओवर किया है भाई, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना ज्यादा मिला आवर्धन, ठीक है, कितना ज्यादा उसकी हमें पता चलता है। इसलिए हम क्वालिटी फैक्टर को ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन हम न्यूमेरिकल यहाँ पे अभी नहीं बता रहे हैं, टाइम मिलेगा न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। अब देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इंड टॉपिक है, इसको सिर्फ आपको समझना है। समझने में क्या है कि देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ के बारे में आपको समझना है। देखिए BW का मतलब यहाँ पे होता है बैंड विड्थ का मतलब होता है जो हमारा बैंड है उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा F2 क्या
हायर कट ऑफ, F1 क्या है, लोअर कट ऑफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे हायर, ये हायर का है, ये लोअर का है। इस तरीके से आपकी करंट गई है, आई मैक्स को शो करता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूरा तो जा नहीं पाता, 0.707 IM तक ही जा पाता, कुछ परसेंट रह जाता। तो इस तरीके से इसका ताक्षणिक वैल्यू दिखा दी गई। फ्रीक्वेंसी F1, F2 इधर भी दिखा दी गई, वही नीचे डैश फॉर्म दिखा गया, नीचे F0 है, ये पॉइंट क्या है, F0 है। इस तरह फ्रीक्वेंसी चल रही थी आपकी। ये बैंडविड्थ, F1 और F2 बैंडविड्थ है। तो बस बेसिक से आपको जाना था भाई, ये फ्रीक्वेंसी इसकी इस तरह से, मतलब जो आपकी साइन वेव चलती है इसी तरीके से तो ऊपर नीचे चलती थी, तो उसका एक पार्ट छोटा सा यहाँ कट करके दिखाया गया है। भाई देख लो कितना आवर्धन वगैरह हुए हैं वोल्टेज या करंट के जो भी। तो इस तरीके से गाइस आपने इस वीडियो लेक्चर में सीरीज रिजोनेंस इन सीरीज सर्किट के बारे में देखा, क्वालिटी फैक्टर्स देखा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूं वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जो मतलब क्या था भाई, हम लोग का रिजोनेंस था। इस रिजोनेंस भाई साहब को हम लोग क्या करेंगे कि पैरेलल में कैसे रिजोनेंस होगा और उसका क्या क्यू फैक्टर होगा, और आई एंड एफ के बीच में ग्राफ क्या होगा, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और धारा के बीच में पैरेलल के लिए क्या ग्राफ होगा, अगले वीडियो लेक्चर यानी 30 वर्ड पार्ट में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।